तो भैया हिंदी के सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं ना हिंदी स्टोरी सेक्शन का 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आसान भाषा में कहूं तो हिंदी स्टोरी सेक्शन का VVI 10 गो सब्जेक्टिव और वो आंसर के साथ लेके आए। कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनके पूछने का संभावना है सबसे ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस सब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर भी लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो भी अपने सामने देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब अगर हम लोग बोलने की शक्ति नहीं होती, हम लोग नहीं बोल पाते तो क्या होता। तो इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले यहां से समझिए, अगर हम लोग आप नहीं बोल पाते, हमारे घर में एक छोटे कोई बच्चे होंगे या फिर आसपास में पड़ोस में ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, या फिर यूं कहूं तो जो बच्चे नए जन्म लेते हैं जो 2-3 महीने के होते हैं जो नहीं बोल पाते, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। वो बच्चे रोते रहते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि वो खाना मांग रहे हैं, वो भूखे हैं, डर लग रहा है, नहाएंगे, नहीं समझ में आता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोगों को वाक शक्ति नहीं होती बोलने का ना, तो दुनिया पुराने यूं कहूं तो गूंगी नजर आती। तो आंसर में देखते कि आंसर के तरीके किस तरीके से लिखे ताकि फुल मार्क्स मिले। देखिएगा आंसर क्या है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो संपूर्ण दृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो जो हमारी दुनिया है ना पूरा गूंगा रहता, सब चुपचाप किधर बैठे रहते, पता नहीं चलता कि किसके दिल में क्या चल रहा है। आगे देखते हैं, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोल कर ना अपना सुख दुख व्यतीत कर पाते हैं, सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण वो भी नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि जो आपके दोस्त है, जो आपको मने मने गरिया रहे हैं, कभी कभी बात करते समय मुंह से निकल जाता है और समझ में आ जाता है कि जो हमारे दोस्त हमको गरिया रहे हैं, अगर वो नहीं बोल पाते तो हमको पता नहीं ना चल पाता कि क्या वो कर रहे हैं या फिर वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपना जो सुख दुख एक दूसरे से बताते हैं और बात करते हैं, वो नहीं बता पाते, क्योंकि वाक शक्ति नहीं होती तो अपना सुख दुख अनुभव नहीं कर पाते। क्लियर है? इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में ना बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। देखते हैं आंसर क्या है। बातचीत के संबंध में आंसर देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। ये बहुत बार पूछा गया है और इसलिए ध्यान दीजिएगा। बेन जॉनसन के अनुसार, बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही ना मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति थोड़ा हंसमुख है, कौन थोड़ा गुस्सैल टाइप का है, ये बोलने से ही पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चुपचाप बैठा हुआ है, जो नहीं बोलता है, एकदम शांत से बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर वो आपसे 2 मिनट बतिया ले तो आप कह दीजिएगा कि हम बोले थे कि है नहीं बड़ी टेढ़ आदमी है, 5 मिनट बतियाया, हमको पता चल गया कि बड़ी टेढ़ आदमी है। ऐसा होता है ना, जब आप कॉलेज जाते हो तो कोई टीचर आपसे नहीं बोल रहे, नहीं बतिया रहे, लेकिन आप कुछ पूछो तो झाड़ देते हैं, तो आप घर जाके या फिर रूम पे जाके बोलते हैं ना बॉल वाले दोस्त को कि टीचर ना इसे झाड़ दिया कि बड़ी टेढ़ टीचर था। कहने का मतलब है कि अगर वो चुपचाप है तो उसके मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पा रहे, लेकिन उससे बात करने से ही हमें पता चल गया कि उस सामने वाले आदमी टेढ़ है, सामने वाले टीचर जो है ना थोड़ा टेढ़ टाइप के हैं। कहने का मतलब है कि बोलने से ही, कहने का मतलब है क्या लिखा हुआ है, बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुप रहे तो उनके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। अभी बोले हैं कि अगर कोई चुप आपके सामने चुपचाप खड़ा है, कछाऊ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है ना कि हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि वो आदमी कैसा है, उसके अंदर गुण है कि अब गुण है, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो बोल के 5 मिनट आपसे बतिया लेना, आप सीधा बोल दीजिएगा ये लड़का टेढ़ है, एक कुंदन में बड़ी टेढ़ है, नहीं बोल दीजिएगा। तो वही है आंसर। देखिए आगे चलते हैं, नहीं पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय, ये जो राय था ना ये था बेन जॉनसन का, लेकिन आगे हमसे ना एडिसन का राय भी पूछा है। देखिएगा एडिसन का राय क्या है। तो एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है। ये अगर पहला चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे ना तो क्वेश्चन वहीं से क्लियर होता है। क्लियर होता है क्या? कितनी बार ये बोला गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है। और किनका राय है, ये कौन कहते हैं? तो एडिसन साहब कहते हैं। हमारे एडिसन साहब कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है। अगर कोई 2 व्यक्ति आपस में बतिया रहे हैं ना तो दिल खोल के एक दूसरे से बतिया पाएंगे, लेकिन अगर 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है तो निमन से कोई नहीं बतियाएगा, बस यूं ही आलतू फालतू बातें होगी। लिखा भी गया है, देख लीजिए कि एडिसन की राय है कि असल बातचीत ना सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक दूसरे से खुलकर बात की जा सकती है। अगर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, आप और आपकी वो
समझ रहे हैं ना, या फिर आप और आपके फ्रेंड, तो आप काफी प्यार से बात करेंगे, जो सच है वही बात करेंगे। लेकिन कोई तीसरा आ जाएगा ना तो बात घूमने लगेगा, आप किसी और के बात बतियाइएगा, इसका टोन खींचेगा, इसका टांग खींच देगा, मतलब हंसी मजाक होगी, असली बातचीत नहीं होगी। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और जो भी क्वेश्चन लाया गया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले बोले थे ना कि एक एक जो 10 ऑब्जेक्टिव लाया गया है ना, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मतलब बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है भैया। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना तो हाई क्वेश्चन को भी बहुत बार देखे होंगे, मतलब बहुत बार देखे होंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसका आंसर देखिएगा, मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की कला क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि बात करने की कला क्या है। कन्वर्सेशन मतलब बात करना और आर्ट मतलब कला, तो ये बात करने का ना अच्छा कला क्या है सो पूछ रहा है। देखिएगा आंसर, देखिएगा, यह बात करने की एक ऐसी कला है, यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ साथ ऐसा प्रसंग छोड़ जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसा कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसा कला है ना कि बात करते करते ऐसा प्यार से बात किया जाता है, इतना अच्छा बात करने का लाइन होता है, ऐसा बात करने का शैली होता है कि सुन के ना कान को बड़ी सुख मिलता है। यूं कहूं तो अगर आप किसी के भाषण में गए हो, किसी नेता के भाषण में गए होंगे, तो वो फटल बांस की तरह उनका आवाज होता है, फटा हुआ बांस की तरह उनका आवाज होता है, या फिर फटा हुआ स्पीकर की तरह उनका आवाज होता है। अब घर आके मम्मी को क्या बोलते हैं, तनको अच्छा से बुराऊ नहीं बोलता है। मतलब कोई नेता अगर आपके इधर आए होंगे और आप भाषण सुनने गए होंगे तो उनका बात आपको पसंद नहीं आया होगा। आप लोग तो हेलीकॉप्टर देखने गए होंगे, भाषण सुनने गए थे, हेलीकॉप्टर देखने गए थे, यानी कि उनके बात का शैली अच्छा नहीं था, लोगों को उतना प्रभाव नहीं कर पाया। या फिर किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेस की जब बात सुनते हैं ना तो बात सुनकर इतना अच्छा लगता है कि भाई ये इतने अच्छे बोलते हैं, यानी कि बोलने के साथ उनका बोलने का शैली इतना अच्छा होता है कि वो आपको कान को बड़ी सुख मिलता है, आपको बड़ी खुशी होती है कि सुनकर वाह क्या बोलता है, बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो वही बोल रहा है कि ऐसे बात करते करते ना ऐसा प्रसंग छोड़ जाते हैं कि सुनकर अत्यंत कान को अत्यंत सुख मिलता है। और यह कला ना यूरोप के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव तो हमको लग रहा है कि हर साल पूछता है कि कहां के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा पाई जाती है, मतलब बोलने की कला ज्यादा है। तो यूरोप के लोगों में ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा पाई जाती है भारत के कंपेयर में। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा, और ये बस क्वेश्चन देखते ही आपको याद हो गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा से आपको बता रहे हैं ना कि याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यार से आपको समझाया जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 4, गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी क्या कहता है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, वो था ना चैप्टर नंबर 2 का है। उसने कहा था लहना सिंह, याद आया, लहना सिंह उसने कहा था, प्रेम कथा बजीरा सिंह बोधा सिंह, याद आया ना, ये दूसरे चैप्टर का है। तो क्वेश्चन क्या है कि गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी क्या कहता है, मतलब जो लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था ना, वो क्या कहता है सो बोल रहा है। आंसर देखिएगा क्या है। लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है, यानी कि लहना सिंह के गांव में वो तुर्की मौलवी पहुंचते हैं और उनके गांव के जो लोग होते हैं ना उनको प्रलोभित करते हैं, मतलब लोभ देते हैं, प्रलोभित करते हैं। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों में लुभाता है और लुभाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार आप उनको मीठी मीठी बात में लुभाने का प्रयास कर रहे कि हमरे से मेरी बात को अच्छा लगेगा, मीठी मीठी बात करते हैं कि बाबू सोना करके बहुत सारी बात है। तो वही बोला कि लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आते हैं और वहां के लोगों को प्रलोभित करते हैं, लोभ देते हैं। और लोभ इसी प्रकार ना देंगे कि गांव को भला कर देंगे, आप लोगों को बहुत पैसा देंगे, कुछ प्रकार इस प्रकार। और वहां के लोगों से ना मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और उनको लुभाना चाहते हैं, लुभाने का प्रयास करते हैं। ओके, आगे देखिए। वह गांव वालों को कहता है कि जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों की सभी कष्ट दूर कर देगा। मतलब जो तुर्की के जो मौलवी थे ना, वो बोलते हैं उस गांव वाले के लोग को कि अगर इस गांव में ना जर्मन के शासन आ जाएंगे, जर्मन के शासक आ जाएंगे, जर्मन के लोग आ जाएंगे शासन करने, तो तुम लोग का सारा दुख क्लियर हो जाएगा। जितनी मांग है, जितनी पूरी मतलब मांग करोगे सब कुछ मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा, सुख चैन से रहोगे। वही बोल रहा है कि अगर जर्मन का शासक आ जाएगा तो तुम लोग की सभी मांग पूरी करेगा। और ये झूठ बोल रहा है, मीठा मीठा बात करके पुल्हा रहा है कि एकदम मान जाओ तो खाली एक बार। ठीक है, आगे देखते क्या है। तुम लोग सुख चैन की बांसुरी बजाओगे, बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकता पूरी होगी। वही ना बोले हैं कि बोलता है कि अगर आप अच्छे कपड़े मांगोगे तो अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा से तुम लोग सुख चैन से रह पाओगे। लेकिन कब रह पाओगे, जब जर्मन के शासक को आने दोगे। तो वही है क्वेश्चन है कि गांव में आकर तुर्की मौलवी क्या कहता है, तो यही कहता है कि यहां पे
जर्मन के शासक आने दोगे तो काफी अच्छे से तुम लोग रहोगे और मीठा मीठा बात करें, गांव के लोगों को पुल्हाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 5। जारा यहां पे बड़ी रहोगा, ओके। क्या है? जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? मतलब वजीरा सिंह जो बोलते हैं ना कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इस लाइन का मतलब क्या था? सो पूछ रहा है कि इस वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। चलिए आंसर देखते हैं। वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, मतलब पलटन एगो सेना था, उस सेना के जो पलटन था ना, उसके विदूषक थे हमारे वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहंगा सिंह को कहते हैं कि, यानी कि यह लाइन लहंगा सिंह को कहा गया। लहंगा सिंह को कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य से, मतलब अपने स्वास्थ्य, अपने क्या बोले, अपने तबियत पर ध्यान दो, अपने तबियत पर की रक्षा करो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जारा की ठंड यहां पे बड़ी होगा, थोड़ी सी यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, ओके। तो जारा की ठंड मौत का कारण बन सकती है। मतलब वजीरा सिंह लहंगा सिंह से कहते हैं कि अपनी तबियत पर ध्यान दो बाबू, क्योंकि जो ठंड है ना, ये जारा का ठंड है ना, ये मौत का कारण बन सकता है। इस ठंड से मर भी सकते हो तुम, ओके। जारा का ठंड मौत का कारण बन सकता है। मरने के बाद तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बोल रहा कि अगर मर जाओगे ना तो क्या प्राप्त होगा? गांव घर में कहानी नहीं सुने हो कि इतना जमीन फलावा खरीदाई छई कि जमीन लेके थोड़ा ही जाता है, इसी प्रकार ना बोला जाता है कि मरने के बाद जमीन थोड़ा ही लेके जाता है। तो वही वजीरा सिंह लहंगा सिंह को कहते हैं कि अपनी तबियत पर ध्यान दो। अगर ठंड, ये जो ठंड है ना, जो ठंड है, इसे तुम मर गए तो मरने के साथ कुछ थोड़ी ले जाओगे, मरने के बाद कुछ थोड़ी प्राप्त होगा। अगर निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट चीज भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर मृत्यु हो जाती है तो मुरब्बा, मतलब मुरब्बा कहने का मतलब मुरब्बे नहीं कहना, मतलब कोई भी स्वादिष्ट चीज तुम्हें नहीं मिल पाएगा और मरने के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे, ओके। आगे है, जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा अथवा तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। मतलब वजीरा सिंह साफ तौर पे लहंगा सिंह को कहते हैं, लहंगा सिंह को कहते हैं कि अपनी तबियत पर ध्यान दो। जो ठंड है ना, इस ठंड जो है मरने का कारण भी बन सकता है, और अगर तुम मर गए तो मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ भी तो साथ नहीं ना ले जाओगे। तो इस लाइन का यही मतलब था। उम्मीद है ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। बुध और महावीर, बुध ने आनंद से क्या कहा? ये बुध और महावीर वहां वाला लाइन से याद आ गया था। ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि बुध और महावीर ने नारियों को कौन से अधिकार दिया है? तो भिक्षुकनी होने का अधिकार दिया है। ऑब्जेक्टिव याद है ना? देखिए क्या है सब्जेक्टिव, देखिए बुध ने आनंद से क्या कहा, ओके। देखते कि बुध ने आनंद से क्या कहा। तो बुध ने आनंद से कहा मैं आनंद। मतलब अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो, दोस्त के रूम पर जा रहे हो, बाहर से आप गेटवा जो है ना नॉक करते हो, तो अंदर पूछता है ना कि कौन? तो बोलते हैं कि मैं आनंद, मैं राजू, मैं जो भी नाम है ना, मैं कुंदनवा बोलते हैं ना, तो वही बोलते हैं कि बुध ने आनंद से कहा कि मैं आनंद, मैं आनंद। मैंने जो धर्म चलाया, मतलब जो धर्म मैंने चलाया था वह 5 सशस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल वह 500 साल तक ही चलेगा। यानी कि मैं जो धर्म चलाया था ना, वो 5 सशस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चल सकेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुकनी होने का अधिकार दे दिया है। जो बुध है वो आनंद से कहते हैं कि जो मैं धर्म चलाया था ना, वह धर्म है, वो धर्म बहुत समय तक चलने वाला था। मतलब 5 सशस्त्र साल तक चलने वाला था, 5 सशस्त्र साल तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 साल तक ही चल सकेगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मैंने नारियों को भिक्षुकनी होने का अधिकार दे दिया है। उम्मीद है यह क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही प्यारा लाइन में लिखा गया, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 7। नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? पराधीनता मतलब यूं कहूं तो जब से नारी को कोमल रखा गया, नारी को घर में बैठा दिया गया, नारी बाहर काम करने नहीं जा सकती है, ये कब से स्टार्ट हुई, वही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा आंसर क्या है। नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार कर लिया। मतलब जो नारी है ना, इनकी पराधीनता कब स्टार्ट हुई? जब उस समय स्टार्ट हुई जिस समय मनुष्य है ना, मनुष्य कृषि की आविष्कार कर लिए। कृषि के आविष्कार कर लिए तो जो मनुष्य है ना, जो पुरुष है, वो खेत खलिहान में काम करने लगे, जो घर औरतें हैं वो घर में रहने लगी, घर के कामकाज करने लगी। उसी समय से नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। जिसके कारण नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। अभी मैंने कहा कि जब से कृषि मतलब फसल, मतलब अनाज, जो खेती बाड़ी होती है, उसका आविष्कार हुआ, तब से जो पुरुष है वो पुरुष घर से बाहर काम करने लगे और नारी घर में काम करने लगे। वही बात लिखा गया है। आगे देखिएगा, यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। एक नारी की जिंदगी, एक नर की जिंदगी। नर जो दिन भर काम करता है खेत खलिहान में, ऑफिस में वगैरह में, और नारी जो घर का कामकाज संभालती है। ओके, 2 टुकड़ों में यहां से जिंदगी बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया। घर का जीवन जो है तो मतलब सीमित है भाई, कितना
रोज सुबह उठना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, घर को संभालना है, कपड़े साफ करना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का काम सीमित है। लेकिन बाहर का काम विस्तृत होता गया, विस्तृत मतलब बढ़ता गया, बाहर का काम बढ़ता गया। ओके, आगे देखते क्या, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधीन अधीन हो गए। मतलब यूं कहूं वही बात है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से पुरुष बाहर रहने लगे, बाहर का काम करने लगे, और औरत घर का काम करने लगे। नारी की पराधीनता के यह संक्षिप्त इतिहास है। मतलब एक छोटा सा इतिहास बताया जा रहा है। जब से कृषि का आविष्कार हुआ, अनाज का आविष्कार हुआ, खेती बाड़ी करना लोग स्टार्ट किए, तब से पुरुष घर के बाहर काम करने लगे और नारी घर के अंदर काम करने लगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है दिखेगा। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ये दोनों मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये दोनों क्या है, दोनों में अंतर पूछ रहा है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और ये वर्ड देखकर हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसमें क्या लिखना है, या फिर इसको तो मन से भी नहीं बना पाएंगे। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी बात को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रवृत्ति मार्ग पे जो चलते थे वो नारी को गले से लगाए। मतलब प्रवृत्ति मार्ग पे जो चलते थे ना, नारी को गले से लगाए। कहने का मतलब नारी को बहुत इज्जत दिए कि आप तो नारी है, तो भगवान स्वरूप है, नारी को बहुत ज्यादा इज्जत दिए, नारी को गले से लगाए, क्योंकि वे जीवन का आनंद चाहते थे। कौन जीवन का आनंद चाहते थे? तो प्रवृत्ति मार्ग पे चलने वाले जीवन का आनंद चाहते थे, इसलिए वो क्या नारी को गले से लगाए। और नारी तो आनंद का खान है। ओके, क्लियर है। मतलब जो प्रवृत्ति मार्ग पे चलते थे उन नारी को इज्जत किए, नारी को इज्जत दिए और नारी को गले से लगाकर रखे, नारी को संभाल कर रखे। आगे देखिएगा, परंतु जो निवृत्ति मार्ग पे चले उन्होंने जीवन में नारी को अलग धकेल दिया। कहने का मतलब है कि जो निवृत्ति मार्ग पे चले ना, उन नारी को अलग जीवन में धकेल दिए कि भाई नारी को कुछ हम समझ में नहीं करते हैं, लड़की को कुछ नहीं समझ रहे, औरत को, महिला को कुछ नहीं समझ रहे। ठीक है, एक दूसरे रास्ते पे, दूसरे जिंदगी में धकेल दिया। ओके, क्योंकि नारी उनके लिए कोई चीज नहीं थी, मतलब वो नारी को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं थे। ये एक लेख और एक पत्र चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारे भगत सिंह थे ना, भगत सिंह जी थे, उनको विद्यार्थी से क्या उपेक्षाएं थे, वो विद्यार्थी से क्या चाहते थे कि विद्यार्थी क्या करे। देखते हैं वही क्या है। भगत सिंह कहते थे कि हिंदुस्तान को भगत सिंह कहते थे कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश के लिए अपना जान भी अर्पित कर दे, देश की सेवा करे। मतलब भगत सिंह कहते हैं कि इस देश को ऐसे नौजवान की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तन मन धन से इस देश की सेवा करे, कोई छल कपट ना रखे देश के प्रति। ओके, अर्पित हो जाए और सारी उम्र देश की आजादी के लिए या फिर देश के विकास के लिए अपनी जो जीवन है न्योछावर कर दे। भगत सिंह कहते थे कि विद्यार्थी जो है ना, वो सारी अपना पूरा जिंदगी ना इस देश को आजाद कराने के लिए या फिर देश के विकास के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दे। ये भगत सिंह चाहते थे। किनसे? विद्यार्थियों से ये चाहते थे। आगे देखते हैं, यह कार्य विद्यार्थी ही कर सकते हैं। कौन कार्य? देश की सेवा और देश की बागडोर संभालना देश की विद्यार्थी ही कर सकते हैं, देश की यूथ ही कर सकते हैं, देश की नौजवान ही कर सकते हैं। और यह भगत सिंह बोलते थे। मतलब भगत सिंह की उपेक्षाएं थी विद्यार्थियों से। सभी देशों को आजाद कराने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुए हैं। मतलब कोई भी देश अगर आजाद हुआ है ना, तो उसको आजाद कराने में सबसे ज्यादा कोई अगर लगा है किसी का मेहनत, तो देश का विद्यार्थी और देश का नौजवान थे। आगे देखते हैं, विद्यार्थी को पॉलिटिक्स, मतलब विद्यार्थी को राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीति का भी ज्ञान हो ताकि जरूरत पड़ने पर कूद पड़े। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी को राजनीति के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि कभी भी अगर राजनीति में कूदने की जरूरत पड़े ना, तो राजनीति में कूद पड़े और देश की बागडोर को संभाल सके। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और यह रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या है देखिएगा, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। मतलब भगत सिंह कहते थे ना कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, तो वही पूछ रहा है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछता है ना, फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी विद्यार्थी है, आप भी विद्यार्थी है। पूछे ना पूछे और विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। पूछे ना पूछे वो अलग की बात है। देखिएगा क्या है, विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग इसलिए लेना चाहिए, मतलब विद्यार्थी को राजनीति में
भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर देश की बागडोर उनके ही हाथों में है। देश का बागडोर उनके ही हाथों में है, मतलब आगे चलकर अगले जनरेशन में या फिर आज से 10, 15, 20 साल बाद, 50 साल बाद देश की जो किस्मत है, देश की जो बागडोर है, देश को संभालने का जो जिम्मेदारी है वो विद्यार्थियों के हाथ में ही है। हम लोग ही आगे चलकर देश को संभालेंगे, इसलिए राजनीति में भाग लेना चाहिए। अगर आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे ना, अगर आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो जब हमें देश को संभालने की बारी आएगी तो हम लोग अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे, यही बताया जा रहा है। अगर आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, तो देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे और देश का विकास नहीं हो सकेगा। बोल रहे हैं भगत सिंह का कहना है कि अगर देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान से समझा रहे हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इस देश को हमें ही संभालना है। हम ही चलकर, आप लोग ही चलकर इस देश को आगे संभालेंगे। और अगर आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे विद्यार्थी तो इस देश को कैसे संभालना है, इस देश का कैसे विकास करना है हम लोग को पता नहीं होगा और अच्छे से इस देश को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म हो चुकी है और ये इस क्वेश्चन का लास्ट, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में आपके लिए 10 गो ऐसे क्वेश्चंस लाया गया था सब्जेक्टिव हिंदी स्टोरी सेक्शन का, जो बहुत बार पूछा गया है और पूछने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। तो 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो की सीरीज चलती रहेगी और 10 क्वेश्चंस लाए जाएंगे। लेकिन अगर आपको डर लग रहा होगा कि भैया कि एक बार आप हमको 50 क्वेश्चन दे दीजिए, एक बार 50-60 क्वेश्चन दे दीजिए ताकि हम याद कर ले और एक के बार कंप्लीट कर ले, कि आप रुक कर वीडियो लाइएगा 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो हमको डर लग रहा है कि मेरा कंप्लीट नहीं होगा, तब आप केटी भैया का योद्धा नोट्स ले सकते हैं। हम ऐसा काहे बोल रहे हैं कि जितना भी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर या फिर संक्षेपण जो भी है ना हिंदी के बारे में, जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर, लेटर, एप्लीकेशन, पत्र, आवेदन, व्याख्या, जो भी है केटी भैया के इस नोट्स में मिल जाएगा। तो केटी भैया के नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए क्या करना है, तो सिंपली इस वाले नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो नोट्स के बारे में सभी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा। तो नोट्स चाहिए तो इस वाले नंबर पर मैसेज कीजिए। नोट्स के बारे में आपको सभी जानकारी टीम मेंबर द्वारा दी जाएगी। और नोट्स का अगर आप डेमो देखना चाहें कि हैंड राइटिंग क्या है, किस प्रकार लिखा गया है, कहीं हैंड राइटिंग हमको समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, तो आप डेमो भी देख सकते हैं। और रही बात सब्सक्राइब की, तो भैया मिशन 100 के तक पहुंचना केटी भैया का सपना था और वो सपना बहुत ही जल्द पूरा लग रहा है कि होता जा रहा है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, लेकिन इस बात से कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कर दे जो इस साल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी में 90+ का सपना देख रहे हैं, उनका भी सपना पूरा होना चाहिए। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द हम लोग मिशन 100 के टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का इस भैया वाले चैनल पर बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है, बहुत ही ज्यादा थैंक यू है।